जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है तकरार। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। रेशमा की अभी अभी जेठानी से तकरार हुई थी। फिर कसमसाती हुई रेशमा रसोई में घुसी। देखा तो कल का लाया हुआ मक्खन डब्बे सहित पड़ा हुआ है। उसने वो पैकेट और सूखे मेवे का डिब्बा उठाया और भुनभुनाती हुई अपने कमरे में ले आई। अपने कमरे में रखा हुआ छोटा फ्रिज खोला और मक्खन उसमें रख दिया। अब वो अपने ही कमरे में बड़बड़ाती हुई एक दो चक्कर लगाने के बाद एक कपड़ा लेकर इधर उधर पोंछने लगी। लेकिन कमरा तो बिल्कुल ही साफ था। काम वाली अभी अभी तो सब चमका कर गई थी। उसने कुछ सोचा, फिर तकिया लेकर पिल्लो कवर बदलने लगी और फिर अपने आप से ही बात भी करने लगी। हद है, जेठानी जी नौकरी भी करती है और घर पर रोब भी जमाती है। बस मैं ही रह गई हूँ सबकी अकड़ झेलने को। वो तो रोज सज संवर कर बाहर जाती हैं, लेकिन मैं तो बस इस जेल खाने में कैद हूँ। उसका तो काम ही यह हो गया है कि चपरासी जैसी बनकर बाहर से आने वाले डाकिये, कुरियर वाले, धोबी आदि के घंटी बजाने पर गेट पर हाजिर हो जाए। हद है। वो यह सोच सोचकर बहुत गुस्सा करने लगी। उसके दबे कुचले दिल का दर्द उसकी हर धड़कन को पता था। यूं ही तो वह बेचैन नहीं हो रही थी। यह दुनिया क्या इस तरह उसको गुलाम ही बनाकर रखेगी? चोट पर एसिड की तरह उसके विचार उसको और दुखी कर रहे थे। उसने एकाएक आईने में अपना मुरझाया हुआ उदास मुखड़ा देखा और सिसकते हुए सोचने लगी कि एक वो भी जमाना था जब वो हंसती तो लगता कि दुनिया भर के मनमोहक फूल उसके चेहरे के आसपास ही खिलते होंगे। कैसी आज़ाद जिंदगी थी। और एक यह जीवन है। कभी कभी उसको यह लगता कि चतुर जेठानी उसके भोलेपन को बखूबी पहचानती है और उसको बस पूरी चतुराई से इस नरक जैसे घर का चौकीदार ही बना रखा है। वो आज अपने भीतर घुमर रहे उन खामोश बादलों को सुन पा रही थी, जिसे केवल उसका उदास बिस्तर सुन पाता है या यह तकिया। ये वो पाषाण हृदय जेठानी भला समझ कैसे सकती हैं, जिसके दामन में कभी प्रेम का फूल ही नहीं खिला। रेशमा के जेठ जी शादी के 1 महीने बाद से ही रूस में रमे हुए हैं और कितने साल से आने का नाम नहीं ले रहे। और जेठानी भी मगन है। कहती हैं, मेरे भीतर तो सच्चाई, स्पष्टता, पारदर्शिता है तो संसार में सब अच्छा लगता है। काम में डूबी औरत को पता ही नहीं लगता कि पति देश में है या परदेश में। सारा दिन दफ्तर के काम में खपती गृहस्थी बसाने की सोच भी नहीं सकती। कितनी नौटंकी करती हैं जेठानी। रेशमा ने फिर गुस्से से फुफकार भरी और प्रवचन देती रहती हैं। उसी को बहुत बड़प्पन दिखाती हैं। कहती हैं, रेशमा, यह जिंदगी छोटी बड़ी नहीं होती, ना ही चीज़ें छोटी बड़ी होती हैं। छोटा बड़ा होता है जीवन देखना, खुशी सुकून। या चीज़ें छोटी बड़ी होती तो देखना भी छोटा बड़ा होता। दरअसल सोच का बड़प्पन कुछ और ही है। मैं तो परिवार में तुम सबको होकर खुद को देखती हूँ। जो सब होकर सबको नहीं देख सकता, वह कुछ भी सही और पूरा नहीं देख सकता। पता नहीं कहाँ कहाँ से सुनकर आती हैं यह सब फिल्मी बातें। रेशमा ने मुंह बनाया और मन ही मन कहा, खूब मक्खन लगाती है ना। हाँ, तो अब खुद खरीद कर लाएंगी मक्खन, तब पता लगेगा कि 800 रुपये किलो हैं। कमाती हैं तो खर्च भी करें। हद है, बस रोब मारना आता है, वो भी मासूम सी रेशमा पर। यही सोचते सोचते रेशमा ने कब तकियों के गिलाफ बदल डाले पता ही नहीं चला। उसी समय टीवी पर कोई आध्यात्मिक गुरु बोल रहे थे, भावनाओं का आना और मन में उठना स्वाभाविक है, लेकिन उनका मन में जम जाना रोग है। धीरे धीरे ये भावनाएं वहीं अंदर घर कर जाती है और मौका पाकर उभर कर दुख का निर्माण करने आ जाती है। यही खतरनाक है। हम कभी किसी से नफरत ना करें, मन को बस वर्तमान में। ओह, हद है। अब ये भी मेरी जेठानी का एजेंट हैं, कहकर बहुत ही फनफनाते हुए उसने रिमोट दबाया और वो गुरु अपनी आवाज़ सहित उसके सामने से गायब हो गए। अब फिर से कमरे में शांति छा गई। आज उसने उसी समय बुखार का बहाना किया और बस गुस्से में तकिया सिर पर रखकर लेट ही गई। रेशमा के पति तो सुबह 7 बजे ही बेटे नीरज के साथ दफ्तर को रवाना हो गए थे। उनको साइट पर काम देखते हुए जाना था, मगर अब इस समय जेठानी को दफ्तर जाना था। वो जरूर मक्खन ही खोज रही होंगी, सोचकर रेशमा गुस्से में पड़ी रही। आधा घंटे बाद जेठानी जी थाली परोसकर लाई और उसको उसी के कमरे में नाश्ता थमाकर चाबी देकर चली गई। गर्मा गर्म पोहे और पकोड़े उससे जीत गए और वो बिस्तर से उठ बैठी। हद है, कहकर रेशमा ने गर्मा गर्म नाश्ता मजे लेकर खाया
और अब पूरी तरह बुखार का त्याग कर दिया। ऐसे ही सब बिल्कुल लाइन पर रहेंगे। वो अपनी विजय पर फूली नहीं समा रही थी। उसी को पागल समझ रखा है सबने। नाश्ता करने के बाद जब वो रसोई में आई तो यह देखकर बहुत ही खुश हो गई कि रसोई पूरी साफ और जमी हुई थी। वाह, मन ही मन ऐसा बोलते हुए रेशमा ने मक्खन का पैकेट और वो सूखे मेवे दोनों ही उनकी जगह पर वापस सलीके से रख दिए। घड़ी में समय देखा और गर्दन हिलाकर जुट गई। वो जानती थी आज बेटे का हाफ डे है और वो बस 1 घंटे में ही लौटने ही वाला है। इसलिए रेशमा ने स्वादिष्ट कढ़ी चावल तैयार किया। कहीं किसी के घर रेडियो पर गुलजार बोल रहे थे। उम्र जाया कर दी लोगों ने, औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते इतना खुद को तरासा होता तो फरिश्ते बन जाते। वो गुलजार की आवाज़ में खोई जा रही थी। रेशमा मन से अपनी पाक कला में रमी रही। मन से पकाया और बेटे के साथ स्वाद लेकर खाया। बड़ी मम्मी ने पकोड़े कितने अच्छे बनाए मम्मी, और ले लूँ? हाँ हाँ नीरज ले लो, मैं तो सुबह ही गर्मा गर्म खा चुकी। कितने जायकेदार, बिल्कुल मेरी बड़ी मम्मी जैसे। नीरज खाता रहा और बोलता रहा। खिड़की से शीतल हवा आ रही थी। आज मौसम बादलों से सराबोर था और दोपहर का 1 बज रहा था। अचानक ही कुछ सिहरन सी हुई और रेशमा का दिल जेठानी पर उदार होने लगा था। जेठानी बस 2 साल ही तो बड़ी थी उससे, मगर उनके हर स्पर्श में, उनकी हर बात में कमाल की परिपक्वता लगती थी। उसे बार बार महसूस होता कि जेठानी के बगैर वो एक उदास और सुनसान पोखर ही होती। वो ही तो अपने स्नेह से उसके समूचे उदास पानी में एक लहर पैदा कर देती है। वो सचमुच एक ऐसी महत्वपूर्ण शख्स थी जो अभी रेशमा से परिभाषित तो नहीं हो पा रही थी, पर वो कुछ ऐसी तो थी जो उसके मर्म पर और आंतरिक इच्छा पर राज करने लगी थी। उनके बिना यहाँ परिवार में इतना आराम पाना रेशमा के लिए तकरीबन असंभव ही होता। सोचते सोचते ही उसको यह भी याद आया कि उसकी जेठानी यहाँ पर बिल्कुल ही अकेली महिला है और करोड़पति और समर्थ हैं। 4 नौकर रखकर ठाठ से अकेले रह सकती हैं। इतनी बेमिसाल हैं कि अमीर होकर भी कहीं अलग न रहकर कितने प्रेम से उन तीनों के ही साथ रहती हैं। उन्होंने खुद अपने लिए किसी भी मनपसंद जीवन की कभी कामना तक नहीं की। बस खूब किताबें पढ़ने का शौक और कुछ नहीं चाहती। कितनी ही बार वो रेशमा को 5-5 हजार रुपये ऐसे ही निकाल कर दे देती हैं, जैसे 10 रुपये के 4 नोट हों। जबकि उसके अपने भाई भाभी निपट कंजूस हैं। उसको याद आया कि जेठानी ने नीरज के जन्म पर उसकी कितनी सेवा की, जबकि उसके भाई भाभी ने यह सब देखकर भी खास महत्व नहीं दिया, उसकी सेवा नहीं की। पर उसकी जेठानी ने कभी शिकायत तक नहीं की। बखूबी जानती है वो कि बुद्धि और तर्क से बस मजमेबाजी ही होती है। तमगे तो खूब जीते जा सकते हैं, पर जिंदगी कतई नहीं। जिंदगी कई बार मनुष्य की बुद्धि और तर्क दोनों से परे चली जाती है। उसकी जेठानी तो अपने में मगन रहने वाली सरल और सहज महिला है, कभी किसी बात की शिकायत नहीं। और वो खुद कितनी कपटी और लोभी है। जेठानी सुबह से रात तक रविवार को अकेले घर पर रहती हैं और रेशमा अपने पति और नीरज के साथ सैर सपाटा, पिक्चर, पिकनिक। उसने कभी नहीं सोचा कि उनकी भी कोई उमंग होगी। मैं कितनी गिरी हुई सोच रखती हूँ। यह सब सोच सोच कर आंसू बहाती रही। बेटे की नज़र बचाकर उसने मुँह धोया और उससे कहा, नीरज, आज मौसम बहुत ही खुशनुमा है। चलो तुम्हारी बड़ी मम्मी की पसंद के ताज़े करेले लेकर आते हैं। आज शाम को उनके लिए भरवा करेले बना देती हूँ और तुम्हारे लिए पनीर पराठा। पनीर वाला पराठा। वाह मम्मा। 8 साल का नीरज झूम झूम कर नाचने लगा और रसोई से एक थैला लेकर आ गया। बोला, मम्मी, आपकी सेवा के लिए मैं तैयार हूँ। रेशमा हंस पड़ी और पर्स निकाल लिया। अब दोनों घर से निकल पड़े। पूरा आकाश ही काले घने बादल से घिरा हुआ था। लग रहा है कि शाम हो गई। मम्मी, आज तो ऐसा मन कर रहा है कि गाते झूमते हुए जाएं, है ना? नीरज ने उछलकर कहा तो रेशमा ने कहा, हाँ हाँ, मगर बिल्कुल किनारे किनारे चलो। रेशमा ने अपने बेटे को साथ लेकर खुद भी अपने कॉलेज के ज़माने को याद कर मस्त मगन अंदाज में ही चल रही थी और मन ही मन गुनगुना भी रही थी। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। वो तो मन ही मन गुनगुना रही थी कि नीरज ने उसकी कलाई छूकर कहा, मम्मी मम्मी, देखो ना, अभी पूरी सड़क खाली है। चलो ना हम दोनों गाएं, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और गाने लगी। नीरज भी गाने लगा। मौसम वाकई में बहुत ही खुशनुमा था। इसलिए रेशमा करेले और प्याज खरीदने के बाद
नीरज के साथ जरा और दूर निकल आई। उसने फलों का एक ठेला देखा और रुक गई। जामुन बहुत ताज़ा लग रहे थे। रेशमा ने पूछ लिया, यह जामुन कैसे दिए? फलवाली ने कहा, 200 रुपये किलो। रेशमा, अरे बहुत महंगा है। फलवाली, हाँ यह खास जामुन है और पेड़ पर चढ़कर तोड़ा है, उसकी भी मजदूरी लगती है। सब जगह यही भाव है, कहिए कितने तोलूं? रेशमा ने कहा, नहीं रहने दो, यह आम तोल दो। इतनी देर में फलवाली ने रेशमा के बेटे की नज़र को तार लिया। वो बार बार जामुन ही देख रहा था। फलवाली ने उसको मुट्ठी भर जामुन दे दिए। बेटा बहुत खुश हो गया। उसने कमीज की खाली जेब आगे बढ़ा दी। फलवाली हंस हंस कर दोहरी हो गई। उसने जामुन से जेब भर दी। रेशमा सब देख रही थी। उसने आम का मूल्य चुका दिया था। अब उसने मुट्ठी और जेब देखकर मन ही मन कुछ हिसाब लगाया कि कितने जामुन है और 50 का नोट आगे बढ़ा दिया। फलवाली, अरे ना बिल्कुल नहीं, भगवान होते हैं बच्चे। फिर रेशमा नोट वापस लेकर घर आ गई। घर आकर उसने बेटे को मिल्क शेक बनाकर दिया और भरवा करेलों की तैयारी में जुट गई। आज तो ठीक 5:30 बजे ही पति और जेठानी दोनों ही दफ्तर से लौट आए थे। पता लगा कि पति और जेठानी दोनों का भी आज जल्दी आने का ही मन था। अब घर पर फिर से चहल पहल और रौनक छा गई। रेशमा ने वो जामुन फ्रिज में रख दिए थे जो अब खूब ठंडे हो गए थे। नीरज ने होमवर्क कर लिया था। वो चटपट रसोई में एक प्लेट लेकर जामुन स्वाद लेकर खाने लगा था। रेशमा ने देखा पति और जेठानी भी आज जामुन ले आए थे। उसके बेटे की आज लॉटरी लग गई थी। पूरा परिवार जामुन खा रहा था। थोड़ी देर बाद बेटा अपने किसी दोस्त के पास खेलने चला गया। अब तो रेशमा ने वो पूरा किस्सा सुना दिया और बोल पड़ी, ये फलवाले, ये छोटे लोग ना बस गरीब ही रहेंगे। अपने अभिमान के लिए ऐसे मुफ्त जामुन कौन देता है भला? सब खुश थे, मगर रेशमा की जेठानी तो इसलिए खुश थी कि रसोई में पक रहे पसंदीदा कड़वे करेले घर भर में मीठी खुशबू बिखेर रहे थे और रेशमा के वो सुबह वाले तकरार और भयंकर गुस्से के नामो निशान इस समय बिल्कुल ही मिट चुके थे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।